सबको ही पता है कि पिछले 2 साल के अंदर बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। हमारे 7 बैंक जो है उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 84% इंक्रीज है उनका 2023 के अंदर, और 24 के अंदर भी मुझे लगता है कि तकरीबन 17 से 20% की अर्निंग ग्रोथ डिलीवर हो जाएगी। अमूमन जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन साइकिल में जाते हैं हम लोग, या इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस होते हैं, बैंक्स जो हैं सिर्फ उनका एक ही तरीका होता है कि अपना बैलेंस शीट एक्सपैंड करने में, ये बैलेंस शीट ग्रो करते हैं, डिपॉजिट अपने ग्रो करते हैं। अगर तो ये एरिया टैक्स लग जाता है तो फिर जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो जिन बैंक्स की ज़्यादा है उस पर तकरीबन ऑन अ मैक्सिमम मेरे ख्याल से 22% भी इम्पैक्ट आ सकता है। नॉन फंडेड इनकम का अभी जो शेयर है तकरीबन 30% का शेयर होता है तकरीबन, अब डिपेंडिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, लेकिन ऑन द हायर साइड 30% होता है और उससे कम की साइड पे तकरीबन 20% होगा। बैंक चलता कैसे? आप जाते हैं बैंक को 100 रुपये देते हैं, बैंक के पास रखवा दें। बैंक के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट में डाल दे या फिर वो किसी को लोन दे दे। आई लोन के ऊपर भी वो कमाता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कमाता है। लोन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कमाता है। सारे बैंक्स का एक पर्टिकुलर हिस्सा कम्प्लीटली फोकस्ड होता है एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर। जो मीज़ान का साइज़ है वो आप फैसल बैंक से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुँचने। तो नोटिस रिलीज़ हुए हैं कल स्टेट बैंक की तरफ से, और पहला नोटिस जो है वो है इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, और बाकी जो दूसरे हैं वो कन्वेंशनल बैंक्स के लिए। बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका एक इस्लामिक बैंकिंग विंडो भी है, तो जो उनकी कन्वेंशनल साइड है उसमें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जो उनकी इस्लामिक विंडोज़ हैं उसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। ये पॉडकास्ट हमने फवाद साहब के साथ रिकॉर्ड की थी ड्यूरिंग द वीकेंड, और अभी कल ही एक स्टेट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सो फवाद साहब को दोबारा तकलीफ़ दी है कि ये जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर दें। सो सबसे पहले हमारी जो वीकेंड पे रिकॉर्ड हुई थी पॉडकास्ट उसको देखें, और आखिर में फवाद साहब की जो एक क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है अबाउट द न्यू रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, जो स्टेट बैंक का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके बारे में एंड पे है एक पोर्शन, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम केसर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। प्रीवियसली मैंने रज़ा जाफ़री साहब के साथ सेशन किया था सम टाइम बैक, और उस टाइम से बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अभी आपने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है, मैंने ट्विटर पे देखी थी और पीडीएफ भी उसकी मेरे साथ शेयर हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एक अथेंटिक नेम समझते हैं इस फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया टू एक्सप्लोर बैंकिंग सेक्टर। आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है, सो इफ़ यू कैन गिव अस लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, एंड देन मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स केजर साहब। जी, बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन 2017 से कवर कर रहा हूँ, और करंटली मैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में काम करता हूँ, यहाँ पे हेड ऑफ रिसर्च हूँ, और बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी भी कवर कर रहा हूँ। अभी जो हमने रिसेंट बैंकिंग सेक्टर पे रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर हमें लगता है कि जो बैंक्स हमने चूज़ किए हैं वो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। और वो जैसे हम लोग गुफ्तगू पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा हमें समझ आ जाएगा कि क्या हर बैंक कर रहा है। फवाद साहब, सबसे पहले तो एक समरी दे दें, थोड़े से बुलेट पॉइंट्स जो हैं। आपने इस रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर को ओवरवेट कंसीडर किया, योर स्टांस इज ओवरवेट डिस्पाइट ऑफ द हेडविंड। सो लिटिल बिट समराइज कर दें कि वो की कौन से की फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आपने इसको ओवरवेट स्टांस दिया है। उसके बाद हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, चलिए देखिए, सेक्टर वाइज अगर थीम की बात करें हम लोग तो 2 मेजर थीम्स हैं जो कि कंप्लीटली इन फोकस है। एक तो जैसे आपने देख लिया होगा जून से अब तक 700 बेसिस पॉइंट्स का कट हो गया है इंटरेस्ट रेट के अंदर,
तो ये 15% पे आ गए हैं फ्रॉम 22%। जाहिर सी बात है कि जो बैंक्स कमाते हैं वो इसी की बेस ये उनका बेंचमार्क रिटर्न रेट होता है, वो 22% से अगर 15% पे अभी तक आ गया और अगले साल और एक्सपेक्टेड है नीचे होने का, तो इनकी जो बेंचमार्क रेट है वो नीचे आ जाता है, ऑब्वियसली अर्निंग्स डिक्लाइन होती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है पूरे सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, सबको ही पता है कि पिछले 2 साल के अंदर बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट किए हैं बाय इन्वेस्टिंग इन PIBs, इन्वेस्टिंग इन ट्रेजरी बिल्स। इकोनॉमी वो स्लो, तो लेंडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं था, तो कुछ बैंकों ने अपनी डिपॉजिट से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बुक बिल्ड करके काफ़ी जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था 22% वाला, उसके ऊपर कमाई की है। इसको मतलब और इसकी वजह से अगर आप हमारी बैंकिंग सेक्टर स्पेस की वो हमारे साथ बैंक जो है उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 84% इंक्रीज है उनका 2023 के अंदर, और 24 के अंदर भी मुझे लगता है कि तकरीबन 17 से 20% की अर्निंग ग्रोथ डिलीवर हो जाएगी। सो और दूसरी चीज़ जो बड़ी, ये मैंने इंटरेस्ट रेट की बात कर दी, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि बैंक्स इकोनॉमी के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी इन ऑर्डर टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टू मैनेजिंग द बैंक्स बुक। उन्होंने एक ADR टैक्स इम्प्लीमेंट किया FY25 बजट के अंदर, और उसके अंदर एक की मोडालिटी यही थी। ADR टैक्स बेसिकली एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है। बैंक जिस तरह कमाता है वो डिपॉजिट उसको मिलते हैं, वो या तो इन्वेस्टमेंट में कर देता है या फिर लोन दे देता है। तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि भाई वो 50% जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ले, या दूसरी चीज़ें जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना उसमें कर लें, और 50% वो लेंडिंग करे, ताकि इकोनॉमी हमारी थोड़ी चलना शुरू हो, जो कि ऑलरेडी एक रिकवरी फेज के अंदर आ चुकी है, उसको थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो जाए इसका। और उसके तहत अभी हमने देखा था कि सितंबर के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स आए थे, बहुत सारे बैंक्स थे जो सिवियरली लैग कर रहे थे पीछे इस रेशियो के अंदर। तो अब सारे बैंकों ने बहुत ही एफर्ट्स लगा के इस रेशियो को इंक्रीज करने की बातें की हैं। और एक एग्जांपल तो हमें पता ही है, UBL बैंक की बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा बैंक, ये सबसे जो बड़ी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि इन्वेस्टमेंट बुक बिल्ड की है सारे बैंकों ने, कुछ डिपॉजिट से भी ज़्यादा। उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो UBL बैंक है था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि सितंबर के जब के नंबर आए थे, तो उसके अंदर ADR इनका सबसे नीचे 22% के ऊपर। अब एक महीने के अंदर द बैंक वॉज एबल टू रेज इट्स ADR फ्रॉम 22% टू ऑलमोस्ट 50%, अकॉर्डिंग टू ये इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ था ओपन टू एवरीवन, एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट दैट एज ऑफ टुडे, आई थिंक ये अक्टूबर की पूरी डेट थी, हमने 50% ADR अचीव कर लिया है। सो इट्स अ बिग स्टेटमेंट सेइंग कि आपने तकरीबन 800 बिलियन डिप्लॉय कर दिया है मार्केट के अंदर एक महीने के अंदर। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट एंड एबिलिटी ऑफ द बैंक एज वेल। सही है, तो एंड इट शोड अस कि ये पॉसिबल है। तो फिर हमारा थोड़ा मौक़िफ़ और थोड़ा चेंज हुआ कि भाई ये तो बैंक्स आसानी से कर सकेंगे। उसके अंदर हमने एनालाइज किया कि हमारा जो सेक्टर स्पेस की बैंक्स हैं, 7 बैंक जो हैं, उसके अंदर कौन अचीव कर सकता है, कौन अचीव नहीं कर सकता, और किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो ये दो बेसिक थीम्स थी जो उसको एड्रेस करना ज़रूरी था राइट नाउ। और तीसरा फैक्टर ये है कि बैंक की वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिक ट्रेंड से इतनी सस्ती है कि इनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हमने ओवरवेट स्टांस सेक्टर बदला। जो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर है या एक आम आदमी सोचता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो आपके व्यू में ये जो पॉलिसी रेट की रिडक्शन हो रही है, डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है इंटरेस्ट रेट्स की, इसका इम्पैक्ट बैंक्स के नेट इंटरेस्ट रेट मार्जिन पे कैसे आएगा? देखिए, इनिशियल तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ज़रूरी बात है, और इनिशियली एक्चुअली थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। वो भी मैं आपको एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं ये जो आपका मौक़िफ़ है इसको मैं एड्रेस कर दूँ। अमूमन जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन साइकिल में जाते हैं हम लोग, या इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस होते हैं, बैंक्स जो हैं सिर्फ उनका एक ही तरीका होता है कि अपना बैलेंस शीट एक्सपैंड करने में। सही है, बैलेंस शीट ग्रो करते हैं, डिपॉजिट अपने ग्रो करते हैं।
और सारे बैंक हमेशा से यही करते आए हैं। मैंने हमारी रिपोर्ट में भी एक टेबल है, वो मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ। पिछले 15 साल के अंदर 2010 से लेके 2024 तक आई थिंक मेजर अर्निंग्स डिक्लाइन जो है वो सिर्फ एक ही साल में तकरीबन 21% का 2017 में जब आपका सुपर टैक्स। उसके अलावा हमने साइकिल नीचे जाती हुई देखी है, साइकिल ऊपर जाते हुए देखी है, और हर साइकिल में बैंक ने कमाना। सही है, डिग्री ऑफ वेरिएंस तो ऊपर नीचे हो सकती है, बट इन जनरल अगर आप ओवरऑल देखें तो इसका बहुत ही ऐसे कहने कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नीचे जा रहा होता है बैंक्स अपने एक्सपैंड कर देते हैं, जब ऊपर जा रहा होता है तो बैंक्स बैठ जाते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम चलता रहता है, और मेरे ख्याल से हाँ इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है कि इस दफ़ा आपको नज़र आए, बट अगेन मुझे लगता है कि सारे बैंक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि ये भी 1 साल की कहानी है, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी वापस कंटिन्यू। आपने एडीआर की बात की तो हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दें कि जो एडीआर की टैक्सेशन है गवर्नमेंट ने रखी FY 2025 में, ये बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को और डिविडेंड स्टेबिलिटी को किस तरह अफेक्ट करती है? देखिए ये जो है इसके अंदर कुछ बैंक्स हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम के अच्छा एडीआर की मैं बताता चलूँ कि एडीआर के बहुत सारे वो हैं मोडालिटीज़ और स्टेप्स हैं। अगर तो आपका एडीआर रेशियो जो है वो तकरीबन 30 से 40% के बीच में है, तो आपको 16% प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आपकी इन प्रोपोर्शन टू योर इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है, वो टैक्स लगेगा। और अगर आप 40 से 50 के बीच में हैं तो आपको 10% का एडिशनल इन प्रोपोर्शन टू योर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन योर पीबीटी लगेगा। और अगर 50 से ऊपर है तो आपको कोई एरिया टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके तहत अगर तो हम लोग अज्यूम करते हैं रहेगा वो, खैर हमें तो बजाज लगता है कि एरिया टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो हैं वो मीट कर लेंगे। कुछ बैंक्स होंगे जो कि बहुत बड़े भी हैं, उनके लिए हो सकता है वो पॉसिबल ना हो एट दिस पॉइंट टाइम, उनको थोड़ा और वक्त चाहिए हो। अगर अभी दिसंबर में नहीं करेंगे तो फिर मार्च तक हो जाएगा वो, और हो सकता है उस टाइम पे कोई रेगुलेशन भी चेंज हो जाए कि जैसे की बातें हो रही हैं कि एवरेज एडीआर पे करें, और जैसे आपने इन्होंने अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो दिसंबर की 31 दिसंबर का जो एडीआर रेशियो होगा वो देखा जाए। सही है, हो सकता है कि इसको ऑन एवरेज बेसिस पे करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, ताकि ऐसा नहीं हो कि इस तरह की रश हो जाए जैसे अभी हो रही है बैंक्स के फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो अगर तो ये एडीआर टैक्स लग जाता है तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो जिन बैंक्स की ज़्यादा है उस पर तकरीबन ऑन अ मैक्सिमम मेरे ख्याल से 22% भी इम्पैक्ट आ सकता है, और ये और सिग्निफिकेंटली आपकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी को रिड्यूस करे। अगर हम यूएस में देखें तो जो ज़्यादातर बैंक्स की इनकम आती है वो सर्विसेज वगैरह से, जो फीस लेते हैं उनसे आती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा बैंक्स गवर्नमेंट को लेंड कर देते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। तो अभी कुछ डिस्कशंस हैं कि बैंक्स जो हैं वे आर आल्सो फोकसिंग ऑन फी इनकम। सो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि गेन कर सकते हैं इस फोकस से, फी इनकम एंड कैपिटल गेन से? देखिए जो जैसे मैंने बताया आपको, इनिशियली हमने डिस्कस किया था 2-3 बैंक्स हैं जिनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बुक्स बिल्डअप हुई हुई थी, और उनके अगर आपका रिपोर्ट में भी देखेंगे तो ये आपको टेबल नज़र आएगा फी इनकम के सेक्शन के अंदर, जो कि बता रहा होगा कि इस बैंक के कितने कैपिटल गेन्स हैं। उसके अंदर टॉप बैंक जो आते हैं उसके अंदर यूबीएल है, बैंक अल फलाह है, एचबीएल है, ये 3-4 बैंक्स हैं, और फैसल बैंक भी है, उनका भी कुछ गेन पड़ा हुआ है, बैकल अदीब का कुछ गेन पड़ा हुआ है। तो हमने जो बैंक्स चूज़ किए हैं उनके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन्स सबके पास बफर है। रही आपकी बात है, और ये कैपिटल गेन्स आप जो बात कर रहे हैं कि फी इनकम के अंदर आता है, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये उसी सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड होता है अगर तो आपका और अगर तो आपके इन्वेस्टमेंट बुक की सही कैटेगराइजेशन कोई भी है, वरना फिर वो इक्विटी के अंदर डायरेक्ट फ्लो हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बैंक की फी इनकम जो होती है, सही है, इस नॉन फंडेड इनकम के अंदर 2 बड़े सेगमेंट्स होते हैं, एक कैपिटल गेन्स का होता है और एक होता है फी इनकम का। फी इनकम पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, जैसे कार्ड रिलेटेड फ़ीस होती हैं, ट्रेड रिलेटेड फ़ीस होती है, मर्चेंट डिस्काउंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। जब आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट वगैरह होता है, ऑब्वियसली इस टाइम मैकेनिज्म होता है, उससे बैंक भी कमाता है और जो मर्चेंट होता है वो भी कमाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं
ये 3 या 4 चीज़ें जो हैं ये मेजर आ जाती हैं। उसके अंदर ट्रेड होता है, उसके अंदर रेमिटेंसेस के फ्लोज आ जाते हैं उसके अंदर। और हमें पता है कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के फ्लोज जो हैं पिछले अगर आप लास्ट मंथ का नंबर ही देखें तकरीबन 24% ऊपर था वो ईयर ऑन ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर। तो फ़ी इनकम एक वो, और दूसरा जो बड़ा एलिमेंट है वो होता है ट्रेड फीस का। ट्रेड फीस वो फीस होती हैं जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है अपने कस्टमर्स को, एलसीज वगैरह खुलवाना, ये इसकी जो चार्जेस होते हैं ये सारे उसको ट्रेड के ऊपर बेस, ट्रेड के सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो एज द इकोनॉमी पिक्स अप in the second half of FY25 and the first half of FY26, हमें लगता है कि ये ट्रेड वाला सेगमेंट तो ये परफॉर्म कर सकता है। जैसे जैसे रेमिटेंसेस बढ़ते जाते हैं उस तरह हम लोगों को लगता है कि ये रेमिटेंसेस पे जो फ़ी लेते हैं उसके ऊपर एक्सपेंशन हो सकती है। ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद बहुत ही जैसे मैंने अब आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट काउंटर करने के लिए बैलेंस शीट ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है बैंक का। इसका एक एलिमेंट होता है ब्रांचेस खोलना। सही है, तो जब भी बैंक ब्रांचेस खोलता है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी कार्ड रिलेटेड फीस और डेबिट कार्ड फीस, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फीस बढ़ना शुरू हो जाती है एज न्यू कस्टमर्स कम इन। तो जब ये हो रहा होता है तो आपकी जो एक्चुअल फी इनकम है कार्ड रिलेटेड चीज़ों के अंदर से वहाँ से भी वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर तीसरी चीज़ है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तो बैंक्स जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ बैंक्स ने काफ़ी सिवियर खर्चा किया हुआ है ओवर द पास्ट लेट्स से 3 to 5 years, और वो अब जाके उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट के मद के अंदर वो जो नीचे जाती है जिसके अंदर ब्रांचेस बैंकिंग इंक्लूड होता है वो हो सकता है इसके अंदर ट्रांसलेट। अच्छा, ये जो रेमिटेंसेस और ट्रेड फाइनेंस फीस की ग्रोथ है, ये बैंक्स के लिए कितनी सिग्निफिकेंट होती है एंड किस तरह ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है फ्यूचर में उसको इम्पैक्ट करेगी? देखिए जो तकरीबन नॉन फंडेड इनकम का अभी जो शेयर है तकरीबन 30% का शेयर होता है तकरीबन, अब डिपेंडिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, लेकिन ऑन द हायर साइड 30% होता है और उससे कम की साइड पे तकरीबन 20% होगा और हो सकता है। तो ऑब्वियसली रेंज होती है, हर बैंक का स्ट्रॉन्ग सूट नहीं होता है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि कैपिटल गेन्स क्योंकि इसकी मद में आते हैं, या हो सकता है कि हम लोग 25 के अंदर थोड़ा ऑन द हायर साइड देखें और 30-35% भी देख सकते हैं हम लोग ये कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये डिपॉजिट शेडिंग क्या टर्मिनोलॉजी है एंड नियर टर्म में और मिड टर्म में ये बैंकिंग के जो ग्रोथ है इस सेक्टर की उसको किस तरह अफेक्ट करेगी ये? अच्छा, तो जैसे हम लोग शुरू के अंदर बात कर रहे थे एडीआर टैक्स की। एडीआर का मतलब क्या होता है? एडीआर का मतलब है एडवांसेस डिवाइडेड बाय लोन्स। और जैसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफली टच किया था कि बैंक चलता कैसे है। आप जाते हैं बैंक को 100 रुपये देते हैं, बैंक के पास रखवा दी। बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट में डाल दे या फिर वो किसी को लोन दे दे। आई लोन के ऊपर भी वो कमाता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कमाता है, लोन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कमा देता है। खैर ये अलग बात है, बट ये आपको क्लियर हो गया है कि लोन्स और डिपॉजिट मैंने 100 रुपये दिए, 40 मैंने लोन में दे दिए, 60 इन्वेस्टमेंट में डाल दी, तो मेरा लोन का जो परसेंटेज है वो 40 है। सही है। अब अगर मुझे 40% का रेशियो 50% पे लेके जाना है, मेरे पास दो ऑप्शन हो, या तो मैं अपने लोन बढ़ा लूँ, सही है, लोन को 40 से 50 पे कर दूँ, या मेरे जो पीछे 100 के डिपॉजिट है मैं उनको कम कर दूँ। सही है। तो डिपॉजिट शेडिंग की जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, उसका ये मतलब होता है कि अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरी साइड देख लें। अब डिपॉजिट भी बहुत किस्म के होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। कुछ बैंक के पास लीवे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो बैंक है जिन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने सिग्निफिकेंटली शेड किए, तकरीबन 200 से 300 बिलियन तक के उन्होंने शेड किए इन बिड के ओके डिपॉजिट कम हो जाएगा। जब डिपॉजिट कम हो जाएगा रेशियो कम बढ़ेगा। लैंडिंग भी की है लेकिन डिपॉजिट भी सेट किया। तो आपका जो मकसद मेरे ख्याल से एक्सप्लेन होगी। पाकिस्तान में एक मसला हमेशा लोग डिस्कस करते हैं कि बैंक्स जो हैं वो एसएमईज को या एंटरप्रेन्योर्स को इतने लैंडिंग नहीं करते। सो आपके ख्याल में कौन से ऐसे बैंक हैं जो लीड कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चरल एंड एसएमई लैंडिंग?
देखें, इस तरह हम क्लासिफिकेशन जो होती है एसएमई की, और एसएमई की बहुत बड़ी मार्केट है और एग्रीकल्चर की भी बहुत बड़ी मार्केट होती थी एक ज़माने के अंदर, 2010-2011 के अंदर। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एसएमई यूज्ड टू बी अराउंड 10%, और अब वो 3% पे आ गया है एसएमई का जो सेगमेंट है। और एग्रीकल्चर का तकरीबन वही 4% जो है इंडस्ट्री का वो चलता आ रहा है। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल ख़त्म होते हुए नज़र आती नहीं है और हमारी बैकबोन है। तो अब इस एरिया में जो बैंक अपने, जैसे फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। ये किसान कार्ड की स्कीम के बारे में सुना होगा आपने। बेनज़ीर के तहत भी सिंध के अंदर भी एक काश्तकारी की कोई इस तरह की स्कीम आ रही है। ट्रैक्टर स्कीम्स हमने देखी हैं जो भी लॉन्च हुई हैं। इसके अंदर जो बैंक फैसिलिटेट कर सकेगा अपने कस्टमर्स को, और ये इन इन डील्स का पार्ट होगा, सही है, तो वो एक एलिमेंट हो सकता है। हमें लगता है कि पिछले सालों के अंदर एचबीएल का बहुत ही सिवियर फोकस रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो एलिमेंट हो सकता है दूसरा। और पिछले सालों में बिफोर ये इंटरेस्ट रेट जो हमारे 22% हुए थे, इससे पहले जो लैंडिंग हिस्ट्री रही है वो बैंक फला की बहुत स्ट्रॉन्ग रही है एसएमई के अंदर। एसएमई के अंदर रिस्क फैक्टर भी बहुत होता है, लेकिन बैंक फला ने उस टाइम पे एक ऐसे रिस्क पैरामीटर्स अपने सेट किए हुए थे कि इनके जो बैड लोन्स होते हैं वो बहुत कम जनरेट होते थे एसएमई सेक्टर से। स्ट्रेस हमेशा और रिस्क हमेशा हाई होता था, लेकिन उनका रिटर्न भी उस हिसाब से वो उस तरह मैनेज करते थे। तो अभी मुझे लगता है कि एज इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, ये और बैंक फला और एचबीएल एंड पॉसिबली फैसल बैंक, मुझे लगता है कि एसएमई सेक्टर को प्रोपेल कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बाकी एग्रीकल्चर मेरे ख्याल से सारे बैंक्स का एक पर्टिकुलर हिस्सा कंप्लीटली फोकस्ड होता है एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर। मुझे लगता है कि जो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हर बैंक का जो बेहतर परफॉर्म कर लेगा वो होगा, हमें लगता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ओल्ड प्रेजेंस, एचबीएल इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर इन द एग्रीकल्चर एग्री लोन्स सेगमेंट। अच्छा, हम ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, केएसबी की जो रिपोर्ट है, ये मैं कैपिटल मार्केट्स फॉर ऑल .com की साइट पे लगा दूंगा। ऑडियंस जो हैं, ये पॉडकास्ट के अंदर एक ग्रीन प्रोमो आता है, उस पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आफ्टर पॉडकास्ट मैं वो रिपोर्ट वहाँ पे अपलोड कर दूंगा ऑन रिसोर्सेज पेज। फवाद साहब, आपने जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनमें से एचबीएल, यूबीएल एंड बैंक अल फलाह को किया हाईलाइट एज अ टॉप पिक्स। तो इन बैंक्स की कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिन्होंने आपको कन्वेंस किया को टू गो फॉर दीज बैंक्स? देखिए, सारी इसके अंदर मेरे ख्याल से एक आपने वो कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर चलने चाहिए। देखिए, मैंने 7 बैंक्स में, सारों में अपसाइड मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करता हूँ कि टॉप पे क्या है हमारे राइट नाउ। वो है एचडीएल, बैंक अल-फलाह और फैसल बैंक। ये 3 बैंक्स हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत ही सिवियरली, ये वो बैंक्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अभी तक मार्केट में सही तरह नज़र आई नहीं है, सही है। और हमें लगता है कि इतनी प्रीमियम बैंक्स पे इतनी कम वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, सही है। मुझे पता है सारे बैंक्स की अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिस तरह चल रही है, लेकिन इतना कम जिस तरह दूसरे बैंकों ने परफॉर्म किया है और रिटर्न जनरेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए, इन बैंकों ने अभी तक नहीं किया। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड दे आर वेल प्लेस्ड टू मैनेज द होल सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ये बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमने और अर्निंग्स की वजह से और पॉसिबल इंक्रीज इन यील्ड्स गोइंग फॉरवर्ड, इसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल एंड डिविडेंड यील्ड्स एंड वैल्यूएशन, ये 3 चीज़ें जिसकी वजह से हमने चूक दिया। पिछले साल में जो बैंक्स हैं इन्होंने आउट परफॉर्म किया है केएससी 100 इंडेक्स को। आपके ख्याल में कौन से ऐसे रिस्क्स हैं जो कि फ्यूचर में इस परफॉर्मेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं? देखिए, जैसे सबसे बड़ा रिस्क मेरे दिमाग में जो अभी बैंक्स के लिए है ना, वो ये है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा से जिस तरह ये प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन करते हैं, इसका रीज़न यही होता है कि ये अपनी बैलेंस शीट ग्रोथ करते हैं, सही है। डिपॉजिट ग्रोथ करते हैं, नई ब्रांचेस खोलते हैं, नए कस्टमर एक्विजिशन होती है, नई मार्केट्स हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक बैंकिंग नेटवर्क के अंदर है नहीं, जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर तो ये किसी रीज़न की वजह से बैंक एक्सपेंशन नहीं हो सकी, सही है, ब्रांचेस नहीं बढ़ सके, या फिर अपने डिपॉजिट ग्रोथ उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो फिर हो सकता है एक मेजर हेडविंड खड़ा हो जाए आपके सामने, जिसको काउंटर किसी और तरीके से किया जाए। दूसरा ये अक्सर ऐसे होता है कि जब लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होता है, लेंडिंग हो रही होती है, तो और अफरा तफरी मची हुई होती है कि लोन दो लोन दो लोन दो, तो ये भी एक बहुत सीरियस पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो रिस्क है बैड लोन्स का, वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। और अक्सर ये अफरा तफरी के अंदर हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए और वो एक बड़ा खड्डा बन के बैंक के सामने आ जाए, तो वो एक मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट रिस्क है। दो रिस्क है, लोअर देन एक्सपेक्टेड डिपॉजिट ग्रोथ, और एक है एनपीएल रिस्क। मेरे ख्याल से ये तो सबसे की चीज़ें हैं। और लोअर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमी, अगर सही है हमने इंटरेस्ट रेट कम भी कर दिया और इकोनॉमी सही तरह नहीं चली, इट इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स दैट वी हैव सीन ओवर द पास्ट 2 years। तो अगर मुझे लगता है कि वहाँ से इकोनॉमी सही तरह चलना नहीं शुरू हुई, हालांकि हमारा ये व्यू नहीं है, और आप रिस्क की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी हमारा व्यू है कि इकोनॉमी चलेगी। अगर उस तरीके से इकोनॉमी नहीं चली तो हो सकता है बैंक्स भी इससे इम्पैक्ट हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को देखें तो आप किस तरह कंपेयर करते हैं इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक्स को? सर देखिए, इस्लामिक बैंक्स राइट नाउ हैव एन एडवांटेज, सही है, और उसकी वजह से कुछ बैंक्स को रेट प्रीमियम असाइन किया जाता है। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं राइट नाउ, एज पर आवर इंफॉर्मेशन और एज पर एसबीपी नोटिफिकेशन, एक मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होती, जो कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि वो 1.5% नीचे होती है पॉलिसी रेट से। आपका अगर पॉलिसी रेट 15% है तो बैंक को 13.5% मिनिमम देना ही देना है अपने कस्टमर को, सही है। ये इस्लामिक बैंक इस पर लागू नहीं होता, बिकॉज इस्लामिक बैंक का अभी तक नज़रिया यही था कि इट्स स्टिल अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड दे नीड some sort of help before they can establish themselves। और आप बहुत सारे हर फोरम पे हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक नई तारीख खड़ी हो जाती है कि इस्लामिक बैंक से इंडिया। मेरे ख्याल से जो बड़े इस्लामिक बैंक हैं, मीज़ान इन पर्टिकुलर, फैसल इन पर्टिकुलर, आई थिंक दे आर वेरी वेल पोजिशन टू मैनेज दैट दिस सिचुएशन इवन नाउ। कोई ऐसा रिस्क है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए सब बैंक्स को? देखिए, बिकॉज इक्वल अगर रिस्क तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से अगर ये हटा दें तो एक बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, जिसके ऊपर बैंक अपनी सर्विसेज के ऊपर compete कर रहे होंगे। फ्रॉम अ कंपटीशन परस्पेक्टिव, यस, ये बहुत ही अच्छा होगा। कस्टमर ही सेटिस्फैक्शन और ये कस्टमर कम्स फर्स्ट वाली जो फिलॉसफी है, ये ऊपर आ जाएगी। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे ख्याल से अगर एमडीआर हटा दे कन्वेंशनल बैंक्स के लिए, तो फिर तो जाहिर सी बात है देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। और अगर एमडीआर लग जाए बैंक इस्लामिक बैंक्स के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उनके भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसे आप पहले मेंशन कर रहे थे, वो भी थोड़े नीचे आएंगे। लेकिन वो आप इतने बड़े हो गए हैं बैंक से, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जब आप बैंक्स को रिव्यू करते हैं तो आप कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आईटी स्पेंडिंग में भी काफ़ी आगे हैं? आई थिंक अगर आईटी स्पेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेंड जो किया है वो पिछले 5 सालों में वो एचबीएल ने किया है। वो एक 2018 या 17 के एंड में था या 18 के एंड में था कि उनके जो देन प्रेसिडेंट थे मिस्टर औरंगजेब साहब, उन्होंने एक एम्बार्क किया था स्ट्रैटेजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एचबीएल। तो उसके तहत मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था उसके। और इसके अलावा बैंक अल-फलाह ने काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर, मीज़ान बैंक का भी कर रहा है, यूबीएल बैंक ने भी शुरू किया। तो एज अ परसेंटेज ऑफ अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखें, तकरीबन कुछ बैंक्स हैं जो 12-13% पे, बाकी सारे बैंक जो हैं 8-10% पे। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया है। आपने रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं फॉर 2026 टू 2029 वो कैगर 14 फोरकास्ट किया है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस अर्निंग को ड्राइव करेंगे? सर देखें, 26 के बाद बहुत ही एक अननोन सिचुएशन हो जाती है, एक हम लोग जनरल असर्शन लगाते हैं। अभी तो सारे बैंक्स, अगर आप किसी भी बैंक से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई हम लोग 25 का तो सोच ही नहीं रहे, हम लोग तो सिर्फ दिसंबर देख रहे हैं कि एडीआर जिस तरह मीट हो जाए। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डू दिस वैल्यूएशन, एंड हमें लगता है तो
दैट अगेन इन द लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, जो अपनी लोन बुक अच्छी तरह से मेंटेन करेगा, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी तरह से मेंटेन करेगा और अपनी बैलेंस शीट ग्रोथ सही तरह कर लेगा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बैंक्स थोड़े आउट परफॉर्म करेंगे। आप देखा है, जहाँ हमने बात की, एक एलिमेंट हो गया है एग्रीकल्चर का, एक एलिमेंट हो गया है एसएमई का, उसके बाद फिर कैपिटल मार्केट्स की बात कर ली है हमने, और इसके अलावा फी इनकम की बात की है, प्रोविजंस की बात की है। तो ये सारे कल्मिनेट करके जब हम लोग मॉडल करते हैं, उसके अंदर हमारा जो 7 बैंक हमने चूज़ किए हैं, हमें लगता है ये मार्केट जो 7 लिस्टेड स्पेस है उन बैंक से बेहतर परफॉर्म। अभी हमने कुछ लिटिगेशन भी सुनी है, कुछ बैंक्स जो हैं एडीआर के अगेंस्ट, टैक्स के अगेंस्ट लिटिगेशन में भी जा रहे हैं, तो ये किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है बैंकिंग सेक्टर को? देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो या कोई भी हो और वो बोलेगा कि आप ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, टैक्स की मद में जाएंगे, जाहिर सी बात है इसके ऊपर फाइट करना ज़रूरी है। तो जो कुछ 12 बैंक हैं जिन्होंने लिटिगेशन के अंदर गए हैं, और इनका मौक़िफ़ ये है कि भाई आप हमें इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं हमें बता सकते कि हमने किस तरह पैसे कमाए। वो स्टेट बैंक का प्रोरोगेटिव है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिसके ऊपर जाहिर सी बात है, कोई भी बैंक है जिसके आप बोल रहे हैं कि भाई आप एडिशनल टैक्स हमें दे दें। इकॉनमी आपकी बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी उस टाइम के अंदर, बिल्कुल लो थी। एक ज़माने में हमने नेगेटिव जीडीपी भी इस टाइम के अंदर देखी है। तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स का उस टाइम पे लेंडिंग एलिमेंट भी नहीं था जिसके तहत वो पैसे कमा सकते थे। तो चाहे जो अवेलेबल चीज़ें थी उस टाइम पे, और उसको बेस बनाते हुए आगे आप ये नहीं कह सकते कि एडीआर पे टैक्स लगना चाहिए। ये बैरिस्टा मौक़िफ़ है। इसके अंदर एक और भी डेवलपमेंट या रूमर चल रहा है मार्केट के अंदर के एमडीआर हटने की बात है। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए बड़े मज़े की बात है, इसको काउंटर करने के लिए आपने देखा होगा कुछ बैंक्स की जो फ़ी इनकम होती है, कि भाई आपके डिपॉजिट्स जो हैं अगर 5 अरब से ऊपर हैं तो उस पर हम लोग X% चार्ज करेंगे। बैंकर फलां ने बोला 5% करेंगे, किसी और बैंक ने बोला 1% करेंगे। इस तरह की भी न्यूज़ चलना शुरू होगी। अब सबको ही पता है कि सबसे बड़े जो डिपॉजिटर्स होते हैं बैंक्स में, तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के ही होते हैं, और उनके अंदर इस तरह के बैलेंसेस होते हैं। तो वो जो है एक काउंटर था। फिर एक और बात इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट ये हुई तो कि जो बैंक्स के जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, बैंक्स की जो कॉर्पोरेट बुक है उसके ऊपर एमडीआर नहीं लगेगा, तो बैंक्स लोअर रेट ऑफर कर सकते हैं अपनी कंपनीज को, जो या डिपॉजिटर्स को। मेरे ख्याल से ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा जब तक दिसंबर आता है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या है। मेरे ख्याल से सारे हमारे मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल बी एबल टू मीट द एरिया रिक्वायरमेंट। कुछ बैंक्स हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, और हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर के अंदर वो उस पोजीशन पे पहुंच। बैंक्स जब बहुत ही चीप प्राइसेस पे मिल रहे थे तो बहुत सारे लोगों का फियर था। एक तो लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग का, और दूसरा था कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं ये इम्पैक्ट कर सकते हैं बैंक्स को। सो अभी हम अगर देखें तो इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। बैंक्स की क्या स्ट्रैटेजीज थी जिन्होंने जो बैंक्स के एनपीएल्स हैं इनको काफ़ी इम्प्रूव करने में और इन्फेक्शन रेशोज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प किया? अनप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज देखें, आप एक चीज़ आपको याद होगी कि बैंकिंग सेक्टर एज अ रेगुलेशन बेसल 3 का फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अंदर आईएफआरएस की भी कुछ और अलग से एक और जो था आईएफआरएस की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जो कि एक नया तरीका था, नया नज़रिया था, जिसके तहत वो अपनी लोन बुक को एनालाइज करते थे। उसके तहत मेरे ख्याल से सारे बैंक्स ने अपनी लोन बुक को सही तरह एनालाइज किया। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की उसमें आ गए थे, और अर्ली वार्निंग साइंस भी इन्होंने अपने रिस्क फ्रेमवर्क्स के अंदर इंक्लूड कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारे बैंक की रिस्क पैरामीटर्स हैं और एसेट क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो गई है। और पहले अगर आप देखिए बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, अगर उसकी कवरेज रेशियो देखें आप, कि मतलब अगर कोई रिस्क है उन्होंने कितना उसका प्रोविजन बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ, इन्फेक्शन रेशियो तो वैसे नीचे आ गए, लेकिन आपका कवरेज रेशियो भी ऊपर आती है।
तो आपका जो इन्फेक्शन है, अगर पहले 12-13% होता था, वो 9% के करीब आ गई, और आपकी अगर कवरेज थी वो 82% आपने बैड नोट्स कवर किए हुए थे, वो अब 90% के करीब आ गई है एज अ सेक्टर एज अ होल। तो ये दोनों पैरामीटर्स ऐसे थे जिसकी वजह से बैंक्स काफ़ी अपनी रिस्क क्वालिटी को बेहतर कर लिया है बैंक्स। आपने ऑलरेडी जो आपके फेवरेट बैंक्स है एज पर द रिपोर्ट एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँ कि वो कौन से ऐसे बैंक्स हो सकते हैं जो कि कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं हाई डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए जो टॉप बैंक्स हैं, हमारे जो टॉप बैंक्स के सेक्टर हैं, मुझे लगता है कि एचबीएल की डिविडेंड यील्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लो होगी। तकरीबन आई थिंक 12-13% की इसकी यील्ड बन जाती है एचबीएल की। बैंक अल्फलाद की अगर वो अपने पे आउट रेशियोज जो कि हमें लगता है कि इंक्रीज कर देंगे गोइंग फॉरवर्ड और 50% पे आ जाएंगे, उसकी यील्ड अच्छी खासी तकरीबन 15% भी बन जाती है कंसिस्टेंट। अगेन मैं आपकी जो बात कर रहा हूँ, मैं अपने 7 बैंकों की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक यूबीएल तो है जिसकी तकरीबन 15% यील्ड है, और एमसीबी हाई आरओई, हाई डिविडेंड यील्ड एंड टेनेबिलिटी। तो और ये देखें, और इसके अलावा अगर बैंक अल हबीब भी अपनी, अगेन हमारा अजम्पशन यही है कि गोइंग फॉरवर्ड इसका पे आउट रेशियो इंक्रीज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इसकी यील्ड भी उसी तरह इम्प्रूव हो जाती है। बट एज ऑफ नाउ कैपिटल अप्रिसिएशन जैसे आपने बोला, और डिविडेंड यील्ड के अंदर ये मुझे लगता है कि एचबीएल, बैंक ऑफ फला और सेशन बैंक। बहुत सारे लोग इस्लामिक्स बैंक्स में मिज़ान बैंक को बहुत पसंद करते हैं। सम टाइम मैं देखता हूँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिबेट भी कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे हैं फैसल बैंक अच्छा है, कुछ कह रहे हैं मिज़ान अच्छा है। सो आपने फैसल बैंक को हाईलाइट किया है। थोड़ा सा हमें अपना व्यू दे दें दोनों बैंक्स के बारे में, मिज़ान और फैसल के बारे में। देखिए मैं तो इनकी जो सर्विस क्वालिटी वगैरह के ऊपर तो मैं इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, या मैं वो नहीं कर सकता हूँ, कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो इनके नंबर्स देखे और जिस तरह मीज़ान ग्रो हुआ है इस्लामिक कॉन्सेप्ट को रेजिलिएंट करते हुए, पॉपुलेशन को अपने साथ चलाते हुए, हमें लगता है कि फैसल बैंक ये इस ट्रेजेक्टरी पे चल सकता है। सही है, और हमें ये नहीं लगता कि मिज़ान बैंक यहाँ से डाउनहिल शुरू हो जाएगा समथिंग। यहाँ से मेरे ख्याल से जो उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये लोग भी अपनी वो एक मार्केट में नाम बना हुआ है फैसल इस्लामिक बैंक का। और फैसल बैंक मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अगर जिस तरह इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं और डिपॉजिट ग्रोथ के प्लान्स हैं, ब्रांचेस के प्लान हैं, प्रेजेंस की प्लान्स हैं, अगर ये सारे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर, फिर एक बहुत फिर हो सकता है कि हम लोग देखेंगे 2 या 3 साल के अंदर इनका कंपटीशन बढ़ जाए। पर राइट नाउ जो मीज़ान का साइज़ है वो आप फैसल बैंक से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुँचने। आखिर में कोई ऐसे पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो हैं उनको जानना ज़रूरी है। सो कोई भी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो या आप समझते हैं कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो शेयर कर दें। देखिए, एक में मेरा काफ़ी इंटरेक्शन भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स से, और मुझे थोड़ी सी उनकी साइकी की अंडरस्टैंडिंग भी, बट मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम लोग जैसे अभी बात करें ये कि 15% 14%, तो वो रिटेल इन्वेस्टर यही सोचता है कि यार 1 साल बाद पैसे मिलेंगे। हालांकि बैंक में अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई था, बैंक की जो मंथली स्कीम्स थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई थी। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, रिटर्न भी नीचे आ गया है, कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही सिवियरली सिंगल डिजिट रिटर्न आपको मिल रहा है, और मंथली रिटर्न भी आपका तकरीबन, अगर आपने कुछ पैसे भी रखवाए हैं तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो उसको कोई सेंस नहीं बनता कि बैंक में पैसे रखने से लगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो जो है अपने बैंक्स जो हैं वो क्वार्टरली भी पे आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि साल फेयर में आपको पैसे मिलेंगे, बहुत सारे बैंक हैं जो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। एमसीबी बैंक है जो क्वार्टरली पेमेंट करता है, यूपीएल है क्वार्टरली करता है, एचबीएल करता है क्वार्टरली पेमेंट। बैंक अल हबीब में अभी रिसेंटली क्वार्टरली पेमेंट शुरू की है, तो लॉट ऑफ बैंक्स आर डूइंग इट, और ऐसा है कि आपने इन्वेस्टमेंट करती तो उनको क्वार्टरली रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे। वन सेकेंडली, मुझे लगता है कि बैंक्स इतने अंडर वैल्यूड हैं इन टर्म्स ऑफ विजन राइट नाउ, बहुत ज़्यादा वैल्यू
निकल सकती है इनके अंदर से। और तीसरी चीज़ मेरे ख्याल से वो एक जो परसेप्शन बैठा हुआ रिटेल इन्वेस्टर के, मैं पैसे डालूंगा कि डबल हो जाए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत परसेप्शन है रिटेल इन्वेस्टर्स का। ये एक चैनल है, मार्केट जो है हमारी, जिसके थ्रू वेल्थ जनरेशन इज़ वेरी पॉसिबल इफ़ यू गो टू द राइट पीपल। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, ये जो स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कल, बहुत सारे जो इस्लामिक बैंक्स हैं स्पेशली वो लोअर लॉक लगे हैं। सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर दें कि ये नोटिफिकेशन है क्या एमडीआर का, और ये डिफरेंट बैंक्स को किस तरह इम्पैक्ट करेगा? सर इसके अंदर देखें, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि दो नोटिस रिलीज़ हुए हैं कल स्टेट बैंक की तरफ से। और पहला नोटिस जो है वो है इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, और बाकी जो दूसरे हैं वो कन्वेंशनल बैंक्स के लिए। तो पहले नोटिस में जैसे आपको पता होगा, बिकॉज शुरू के अंदर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री एक डेवलपमेंट फेज़ के अंदर थी। उसके अंदर वो अलाउ उनको जो मिनिमम डिपॉजिट रेट होता है, जो बैंक्स तकरीबन 1.5% नीचे डिस्काउंट रेट के ऑफ़र करना होता है उनको हर हाल के अंदर, वो इस्लामिक बैंक पे अलाउ नहीं, वो उनको एग्जेम्पशन दी भी थी, इसलिए ताकि वो अपनी एक बैलेंस शीट बिल्ड कर सकें और एक सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएं। उसके बाद वो फिर जो रेगुलर कन्वेंशनल बैंक्स हैं उससे कम्पीट कर सकें। तो ये काफ़ी जब से सिंस इंसेप्शन ये इनको एक वो मिली हुई थी, एडवांटेज था कंपेयर टू अदर बैंक्स। और वो उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है मीज़ान बैंक, जिसने उसको कैपिटलाइज किया, अपने आप को बिल्ड किया, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप 7 और 8 बैंक्स ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स राइट नाउ। और यही था, यही रीज़न है कि मीज़ान बैंक के जो निम्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड था कि फैसल बैंक आफ्टर कन्वर्जन इसके भी निम्स ऑन द हायर साइड जाएंगे इसी एडवांटेज की वजह से। अब क्या किया है स्टेट बैंक ने जो इशू किया है नोटिस, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई आपकी जो अर्निंग यील्ड है, जो आप कमा रहे हैं, आप लोन से कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट से जो कमा रहे हैं, उसका 75% आपको ऑफर करना होगा अपने सेविंग्स अकाउंट पे। और सेविंग्स अकाउंट में इंडिविजुअल्स और प्राइवेट, तो ये मीज़ान के केस में तकरीबन 90 से ऊपर % बनता है टोटल सेविंग्स का, और फैसल बैंक के केस में तकरीबन 76% बनता है। तो दोनों की जो एडिशनल कॉस्ट होगी उससे तकरीबन 5 से 6% इनकी अर्निंग्स में इम्पैक्ट है, लेकिन ये 25 की अर्निंग्स होंगी 2025। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो है 1 जनवरी 2025। तो 24 के जो रिजल्ट्स हैं और 24 का जो डिविडेंड आउटले है या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है या पे आउट एक्सपेक्टेड है, वो इंटैक्ट रहेगा राइट नाउ। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद एक और नोटिस आया है जिस पे उन्होंने, जैसे इनके ऊपर उन्होंने सेविंग्स और सेविंग्स के ऊपर ये इम्पोज किया है 75% वाला रूट। तो कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर भी जो आपकी डिपॉजिट सेगमेंटेशन होती है उसके अंदर सर्टन एंटिटीज़ होती हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट सेक्टर, इनके ऊपर इस्लामिक बैंक्स के ऊपर इन्होंने लगा दिया, और जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसके ऊपर उन्होंने जो अदर देन ये इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनके ऊपर लगा दिया। तो अब ये हो सकता है कि जो सर्टन पोर्शन उसका है उस पर कन्वेंशनल बैंक्स को थोड़ा और बेनिफिट हो, क्योंकि अब उनको वो मिनिमम रेट नहीं देना पड़ेगा। लेट्स से कि अभी पॉलिसी रेट 15% है, 13.5% उनको मिनिमम देना, तो हो सकता है कि वो 13 पे नेगोशिएट कर लें, 12.5 पे नेगोशिएट कर लें, 11.5 पे रिपोर्ट, जितना बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। जिसकी नीड ज़्यादा होगी तो वो बैंक्स उससे उस पर्टिकुलर क्लाइंट से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा असर्शन, जो नंबर्स हमें सितंबर के मिले थे सेविंग्स अकाउंट के, उसके ऊपर हमने जो 2023 की सेगमेंटेशन है उसके ऊपर अप्लाई की,
और एक रफ एस्टिमेट निकाला है जो कि कल हमने एक रिपोर्ट में भी इशू किया है, वो मैंने आपसे भी शेयर की थी। हमारे सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर अवेलेबल है वो रिपोर्ट, उसके ऊपर एग्जैक्ट इम्पैक्ट्स अगर देखने किसी को तो देख सकते हैं। इसके अंदर दूसरा चीज़ ये की थी हमने कि इसके अंदर से वो अब बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका एक इस्लामिक बैंकिंग विंडो भी है, तो जो उनकी कन्वेंशनल साइड है उसमें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जो उनकी इस्लामिक विंडोज़ हैं उसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो हमने जो इम्पैक्ट्स आपको अपनी रिपोर्ट में बनाए हैं वो तकरीबन नेट इम्पैक्ट है और तकरीबन 2 से 3% अक्रॉस द केटरेड बैंकिंग सेक्टर कवरेज क्लस्टर। ऑन द कन्वेंशनल फ्रंट 5 बैंक हैं हमारे, उनको तकरीबन 1 से 3% तक फ़ायदा है। बाकी जो इस्लामिक में 2 बैंक्स हैं हमारे, मीज़ान और फैसल बैंक, उसमें थोड़ा सा तकरीबन 5 से 6% अर्निंग इरोजन नज़र आती है। अब मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, ये हमने इनिशियल इम्पैक्ट तो निकाल लिया है और एक हमें सेंटिमेंट भी पता है कल की प्राइसेस देख के ये काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है ये। उसके बावजूद मुझे लगता है कि बैंक्स के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो ये अगले साल डेवलप करके एक नई स्ट्रैटेजी के तहत इसको मिटिगेट करने हैं। इस पे नॉन फंडेड इनकम के अंदर भी फोकस हो सकता है, इसके अंदर कोई नई लैंडिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कंट्रोल्स हैं, डिपॉजिट ग्रोथ है सबसे बड़ा मेरे ख्याल से। तो बिकॉज ये इनका एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट और हमारी जो आवाम है उससे एक रेजोनेशन होती है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बैंक्स अपने सिर्फ डिपॉजिट ग्रोथ पे फोकस करेंगे और वहाँ से इसका इम्पैक्ट मिटिगेट करेंगे। फवाद भाई, इसमें आपका क्या एडवाइस होगी जो कि इस्लामिक बैंक्स को होल्ड कर रहे हैं अभी? देखिए, अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड अभी देखिए अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अभी कल ही ये नोटिस इशू हुआ है, बैंकों के पास भी कल ही आया है, तो बैंक भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं इसको एनालाइज करने में, इसको स्ट्रेटजाइज करने में। और आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है खिज़र भाई कि दिसंबर में जो एडीआर टैक्स हमने ऑलरेडी पिछली पार्ट में डिस्कस किया है, राइट नाउ सारे बैंकों का फोकस जो है वो है एडीआर के ऊपर। जब ये एडीआर एक दफ़ा इंशाल्लाह मीट हो जाएगा, बैंक एडिशनल टैक्सेशन से बच जाएंगे, उसके बाद फिर इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और फिर नई स्ट्रैटेजी डिवाइस होगी 2025 की कि अब क्या करना है। हमारी जो कुछ बैंकों से बात हुई है उससे तो यही लगता है कि मेजर फोकस राइट नाउ इज़ एडीआर, और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा ये हो जाएगी कहानी, उसके बाद फिर हम लोग आगे देख सकते हैं। फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम निकाला फॉर दिस क्लैरिफिकेशन एंड रीजॉइंडर। थैंक यू वेरी मच। Not at all, sir. Thank you so much for having me.